अस्सलाम रमज़ान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज है 2 रमज़ानुल मुबारक, दूसरा रोज़ा है और हम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे वक्त इफ्तार की तरफ। और अभी तक की जो एनर्जीज़ है ना वो मुझे लग रही हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आपकी एनर्जी मुझे बीच में थोड़ी सी डाउन लगी थी, बट अभी यूर लुकिंग फाइन। आप ठीक हैं? और वो खाने पीने के जो ख्वाब है ना वो मुसलमान का ईमान टेस्ट कर रहे होते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे मेरे जैसे मुसलमान का तो जो ईमान है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट होता है, तो वो शक्ल पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन छेड़े बगैर आयशा भी नहीं रह सकती मेरे इस नाजुक दिल को, तो खाने का जिक्र इसने करना ही था। मैम आयशा, दुनिया में और भी बहुत कुछ इंटेंस हो रहा है, अगर आप कहें तो एक छोटी सी इंटेंस न्यूज़। इसमें कोई शक नहीं है। अब खाने का जिक्र इसलिए भी होता है ना कि भाई खाना इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ रमज़ानुल मुबारक, कि उससे हमने रिफ्रेन करना है, उसकी तरफ हमने नहीं जाना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो डेफिनेटली कभी कभी दिल करता है आपको छेड़ने का, आप छिड़ भी जाते हैं ना, मसला ये है। और राइट जी, आज की सबसे पहली स्टोरी जो है वो बहुत बड़ी है और आपने डेफिनेटली अपने न्यूज़ चैनल्स पर भी देखी होंगी, हम न्यूज़ पर भी चलती हुई इसको देखी होगी, इस पर ट्रांसमिशंस भी देखी होंगी। तो आपको हम भी बता देते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए कि अमेरिका में गज़ा पीस बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ है। अमेरिका गज़ा अमन बोर्ड के लिए $10 अरब देगा। 9 रुकन ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गज़ा की तामीर 9 के इमदादी पैकेज के लिए मुश्तरका तौर पर $7 अरब के फंड्स का वादा किया है। हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि गज़ा की तामीर 9 होनी चाहिए, और इस सिलसिले में उन्होंने गज़ा पीस बोर्ड बनाया जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की है। और प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीन का मुकदमा जो है वो बोर्ड ऑफ पीस के सामने भी रख दिया, और कुछ अहम पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं वो ज़रा बता दीजिए क्या कहा है। गज़ा में जो कि है, आप पीस अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको वायलेशंस जो बार बार इजरायली साइड से हो रही हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मेंशन किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हमें ये खिलाफ वर्जियाँ जंग को परमानेंटली रोकने के लिए इन खिलाफ वर्जियों पे पहले हाथ डालना पड़ेगा और इनको रोकना पड़ेगा। आए चल के सुनते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे क्या कहा है। People of Palestine must exercise full control of the land and their future in line with UN Security Council resolutions. Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. अच्छा, ये जो व्यूज़ थे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो अभी हमने आपको सुनाए हैं। एट द सेम टाइम सिंस पाकिस्तान अब आयशा एक प्रोमिनेंट पोजीशन में साउथ एशिया में। मेरी मुस्कुराहट देख नहीं रहे आप? हाँ जी, स्पेशली मई जून 2025 के बाद से अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक मरतबा नहीं पता नहीं कितनी मरतबा इसका जिक्र कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर की तारीफ भी कर चुके हैं, इसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब उनकी तारीफ भी कर चुके हैं, और उन्होंने इंडिया का जिक्र भी किया। और उनके तैयारे जो गिरे थे ना, मैंने सुना है कि 11 तैयारे उन्होंने अब गिरा दिए। मैंने कहा ये बढ़ते जा रहे हैं ट्रंप साहब जो है ना। It has become one of those topics that are treated as if they're a big secret, बट जो सीक्रेट छुपाना चाह रहा है सिर्फ उसी के लिए सीक्रेट बना हुआ है, बाकी पूरी दुनिया के आगे फैक्ट्स एक्सपोज हुए हुए। ऐसे ही जब ट्रंप साहब ने कहा क्या, किस तरह से तारीफ की प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की, सुनते हैं। Prime Minister Sharif, I like this man of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India. Right? And I called him, I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. They said, no, that has both of them. They didn't want to do that. I said, no, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you know, you can't. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight.
तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपने आप को कहते हैं कि वो प्रोटेक्टर ऑफ पीस हैं, वो हर जगह पर जंगें ख़त्म करवाते हैं, ऑल दो उसके बाद हमने कुछ देखा कि ईरान के साथ मामलात कुछ ऊपर नीचे चलते रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से उन्होंने तारीफ़ की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, और उन्होंने याद किया मई जून जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया के साथ पाकिस्तान का, और उन्होंने फिर पूरा बताया भाई मैंने कॉल्स की और कॉल्स करके उनको बताया कि भाई अगर आप ये जंग ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी समझ आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना उनको किस तरह से डील करना है। एग्जैक्टली क्योंकि ट्रंप टू स्टार्ट ऑफ बिजनेसमैन एंड पाकिस्तान इज इन अ वेरी अट्रैक्टिव पोजीशन कंसिडरिंग बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास क्या कुछ है, वार्म वाटर्स का एक्सेस हमारे पास है, ट्रेड रूट्स नीचे ऊपर चाइना तक हमें जाकर जोड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान बड़ी मजे की पोजीशन में है। क्यों ना दुनिया बिजनेस में इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान के साथ, 60% यूथ हमारे पास है, मतलब So these are the things that put us in an attractive important position. ये है कि क्या यही वो कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ इतना ज़्यादा उनकी मोहब्बत जागी हुई है। ये जान लेते हैं एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। मलिहा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये गज़ा अमन बोर्ड का इजलास अमेरिका में जो हुआ है एंड देन $10 अरब की इमदाद का ऐलान भी किया गया गज़ा के लिए, क्या आपका टेक है इसके ऊपर, कैसे देखते हैं इस इजलास को? इस बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग के बारे में और इसकी यानी कि वो अमन ला भी सकते हैं कि नहीं, मैं तो पुरुमीद नहीं हूँ। जो इसकी कारकर्दगी हमने देखी इस वॉशिंगटन मीटिंग में, उससे तो नहीं लगता कि जिस किस्म की क्रेडिबिलिटी और सीरियसनेस की ज़रूरत है जिससे कि वाकई अमन का प्रोसेस आगे चल सकता है, वो उसका तो फुकदान था। और फिर ये कि इस मीटिंग ने बिल्कुल इग्नोर किया कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, कुछ नहीं कहा जो इजराइल सीज़ फायर की वायलेशंस करता जा रहा है। आखिर अक्टूबर से जबकि ये सीज़ फायर इन इफेक्ट आया, 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर चुका है इजराइल अपने मिलिट्री अटैक से। और ये भी कि जो वेस्ट बैंक में इजराइल ने करना शुरू किया है जिससे कि वो फ़लस्तीनी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं और एक डी फैक्टो एनेक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, उसको भी इग्नोर किया इस बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग ने। तो फिर सवाल ये पैदा होता है ये किस किस्म का अमन प्लान है? इस अमन प्लान में अगर ये रियलिटीज को वो एड्रेस करने को तैयार ही नहीं है और इसको ओवरलुक करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये फिर कोई बहुत ही सीरियस एफर्ट होगा टू एंड द ट्रेजेडी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। अगर देखा जाए तो येलो लाइन, और जिस तरह से मलिहा लोधी साहिबा ने ये सब कुछ डिस्क्राइब किया है, येलो लाइन बनाई गई, बताया गया कि यहाँ पे सीज़ फायर रिस्पेक्ट किया जाएगा, फिर येलो लाइन जहाँ थी वहाँ से बढ़ा दी गई, और वायलेशंस तो हज़ारों में हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इस खित्ते में पायदार अमन की तरफ एक संजीदा, एक सीरियस पेशरफ्त है या नहीं? मेरी नज़र में तो जो इस बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग का सबसे अहम पहलू है वो ये है कि इस बोर्ड पे फ़लस्तीनियों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई, लेकिन इजराइल को इसका मेंबर बनाया गया है। तो इससे तो फिर हम यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इस बोर्ड की जो अमन के एफर्ट्स हैं वो कितने लॉपसाइडेड या वन साइडेड होंगे। एक पार्टी जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में वो एब्सेंट है, और जो दूसरी पार्टी है जो कि इस वक्त जिसने जंग जारी रखी है इसलिए कि उसके सीज़ फायर की वायलेशन किए जा रहा है इजराइल, उसको मेंबर बना के उसको ये कैपेसिटी दी है या एबिलिटी दी है कि वो इस पीस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने जो मुफाद हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। एक और पहलू जो इस बोर्ड ऑफ पीस का जो मेरे लिए मेरा ख्याल अहम है वो ये कि बहुत से कोर इश्यूज जो हैं जिन पे कि क्लैरिटी की ज़रूरत थी, उन पे हमें वो क्लैरिटी नहीं नज़र आई। मिसाल के तौर पे जो मैंडेट है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, वो बताया ही नहीं गया कि है क्या मैंडेट, तो उनका रोल क्या होगा। ये ज़रूर बताया कि 5 मुल्क हैं जिन्होंने 5 मुस्लिम ममालिक हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रूप्स टू द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, लेकिन कोई मैंडेट का पता नहीं। फिर ये यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि ये एम्बिग्यूटी की आड़ में क्या किया जा रहा है, ये क्लैरिटी के साथ अभी तक नहीं बताया गया है। डेफिनेटली थोड़ा सा ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर का क्या टेक आता है वापस आने के बाद, और दफ्तर ख़ारजा जो है वो इस सिलसिले में क्या कहता है, और पाकिस्तान की शमूलियत किस हद तक होगी, पाकिस्तान के पास मैंडेट किस हद तक होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुल्क हैं जिनके बारे में आउटलाइन जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि उनके रोल्स डिफाइंड नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो एम्बिग्यूटी की इसीलिए मैं बात कर रही थी। उसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। लेकिन बहुत शुक्रिया, मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपना इंतहाई अहम
इनपुट जो है, एनालिसिस हमारे सामने रखे और बड़े इंपॉर्टेंट सवालात भी उनकी तरफ से उठाए गए हैं। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं अपनी इस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर। और इस ट्रांसमिशन में जैसे कि हमने आपसे वादा किया कि हर रोज़ आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी ऐसी शख्सियत से जिनको शायद आप उनका एक फेस जानते हो, उनका एक फ्रंट जानते हो, उनका जो पर्सनल फ्रंट है वो इतना ज़्यादा नहीं जानते हो। स्पेशली अगर हम सियासत की बात करें तो सियासत में मोस्टली हमें सियासतदान नज़र आते हैं तकरीरें करते हुए, चाहे वो पार्लियामान में हो, जलसों में हो, या फिर स्ट्रीट पावर हो और स्ट्रीट के अंदर अपने कारकुनान के साथ गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर ह्यूमंस एज वेल। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा होता है, उनकी फैमिलीज़ किस तरह से उनका साथ दे रही होती हैं और क्या क्या कुछ वो कुर्बान कर रहे होते हैं सियासत में आने के लिए और लोगों की खिदमत करने के लिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। अच्छा, अब कल भी हम लोगों ने जो कवर किया था सेगमेंट, उसके अंदर हम लोगों ने एंटरटेनमेंट को फ्रंट पे रखा था, बिकॉज इन पर्सनैलिटीज़ की लाइफ्स भी जो है ना वो इस तरह की होती हैं जिस तरह की हमारी लाइफ्स हैं, लेकिन दे गेट ओवरशैडोड बाय द वर्क दैट दे आर डूइंग आउट ऑन द फील्ड। सो हमारे साथ आज मिस शाजिया रिजवान साहिबा मौजूद हैं हमारे इस स्टूडियोज़ के अंदर, जिनका पंजाब के पॉलिटिकल स्ट्राइफ, स्ट्रगल और एस्टैब्लिशमेंट के बिल्ड करने के अंदर जो कि है एक रोल है। और इसके अंदर इन्होंने अपनी जो सर्विसेज देनी शुरू की हैं सियासत की फील्ड के अंदर, वो अभी इनसे बात हो रही थी सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले 2011 से, और उसके बाद इन्होंने बहुत सीरियस तरीके से जो कि है इम्प्लीमेंटेशन की, उन तमाम स्टेप्स की कि जिन स्टेप्स का इन्होंने जिक्र किया। तो आज हम इन सीरियस टॉपिक्स को छोड़ के, दिस वाज फॉर द इंट्रोडक्शन, डाइव करेंगे कि व्हाट is Ramzan to Shazia Rizwan and how does she feel during this month? तो आयशा, बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शाजिया, कैसा गुजर रहा है? अभी तो वैसे सेकंड रमज़ान मुबारक है, लेकिन अभी तक कैसा गुजरा है आपका रमज़ान? थैंक यू आयशा। कल का दिन रमज़ान का पहला दिन था और पहले दिन में थोड़ी तैयारी थोड़ी और तरह की होती है, थोड़ा पैनिक ज़्यादा होता है। हाँ। और जैसे ही इफ्तार हुआ और मैं अपना किचन समेट के सब चीज़ें बैलेंस रखी, तो मैं सोफ़े पे बैठी, थोड़ा देर मोबाइल पे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते करते मैं सोफ़े के ऊपर ही सो गई। नींद में इतनी थक गई कि वो एक होता है फीलिंग, सब सारे आके मुझे देख रहे थे कि इनको क्या हुआ है। जी, एक सियासतदान भी हैं आप, तो सियासतदान तो हमें ज़्यादातर लगता है कि वो ऑफिसेज में मसरूफ़ रहते हैं, घर में जो है ना खादिम मौजूद होंगे, वो इफ्तारियाँ और डिनर बना रहे होंगे। आपने खुद बनाई इफ्तारी कल? बिल्कुल, मैंने इफ्तारी अपनी खुद बनाई और अभी भी आपके शो पे आने से पहले मैं अपनी सारी घर की इफ्तारी बना के यहाँ पे आई हूँ और उनकी जो फरमाइशें थी वो सारी पूरी करके यहाँ पे पहुँची। अच्छा, आप किस तरह की एक घर में रहने वाली खातून है जो तैयार श्यार होकर किचन में जाती है, या घर में बिल्कुल हमारी, मुझे तो अम्मी याद आ जाती है, अपनी अम्मी हमें याद है एंड में लास्ट मोमेंट पे भी पकोड़े तल रही होती थी। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जो एक्चुअल लाइफ होती है खातून की, वो घरदारी होती है। और घरदारी जिस औरत को नहीं आती, आपको पता है, हमें हमारी माँ ने सबसे पहले घरदारी सिखाई होती है, बैठना उठना, तमीज़, किचन कैसे संभालना, हर चीज़ें सिखाई होती है। अच्छा, ये तो मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारी हमारी ख़वातीन इत्तेफाक मेरे से करेंगी कि ये सिर्फ खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली नहीं है, ये एक सर्वाइविंग स्किल है, बंदों को भी आनी चाहिए, मर्द हजरात को भी आनी चाहिए। लेकिन आजकल मर्द ज़्यादा अच्छे शेफ हो गए। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बड़े बड़े शेफ्स दुनिया के निकाल कर देखें तो उसमें टॉप में मर्द हजरात ही आते हैं। तो मर्द हजरात, टॉकिंग अबाउट मर्द हजरात, आपके कुछ सवालात हो गए कि मर्द हजरात के बिल्कुल सवालात हैं जी। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डाइव इनटू इज कि देखें, घर तो संभालना बड़े एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का काम है, ठीक है, और आप जिस फील्ड में आ गई हैं, यहाँ पे आपने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों वाला जो सूबा है एक, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो व्हेन यू टेक द एनालॉजी ऑफ द होम, जो माशाल्लाह आपने बताया बड़े तकड़े तरीके से हैंडल करती हैं, उसको आप पंजाब पे कैसे अप्लाई करती हैं? देखिए, जिसको घर चलाना आता है ना, उसको फिर पंजाब चलाना भी आता है। क्या बात है। और असल में ख़वातीन जो होती हैं वो एम्पावर होती हैं घर से। सही। आपको घर से आपको एम्पावर करती है आपकी फैमिली। आपकी फैमिली सपोर्ट होती है। जब आप कुछ अच्छा बनाते हैं, जब कुछ अच्छा डेकोरेट करते हैं घर को, तो आपको अप्रिसिएशन जब मिलती है। आपको घर पंजाब जैसा लगता है, पंजाब घर जैसा लगता है? दोनों सेम। मुझे होता है कि जिस तरह मैंने घर को मेंटेन किया हुआ, पंजाब भी ऐसे मेंटेन हो रहा है। अच्छा, एम्पावर करने की शाजिया हम बात कर रहे थे, आप कही थी कि फैमिली एम्पावर करती है, आपके बच्चे, आपकी हस्बैंड एम्पावर करते हैं, सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक एम्पावरमेंट आपको मिलती है लीडर से भी। अगर लीडर आपको सपोर्ट करने वाला या करने वाली ना हो तो फिर आप इतना ज़्यादा एक्सेल भी नहीं कर पाते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो लीडर कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, या फिर मरियम साहिबा हैं? देखिए, एक इंस्पिरेशन जो होती है वो लीडर एग्जैक्टली होता है। मेरा लीडर जो था नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन जो मैंने सीखा, पॉलिटिक्स को समझा,
वो मैंने मोहतरमा तायरा औरंगज़ेब साहिबा से सीखा। अच्छा। और मैंने अगर पॉलिटिक्स को मैंने उनके साथ जब मैं अटैच हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी उनसे। अच्छा। मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छी सियासतदान नहीं बन सकती। मुझे लगता था कि उनका जो तरीका कास्टिक है वो शायद मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन मैं यकीन करें, मैं वो जो डांट थी मुझे ज़िंदगी के साथ आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में पॉलिश करती गई। और मैं समझती हूँ कि आज अगर कुछ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से। उनकी नज़र में मैं उनकी तीसरी बेटी हूँ। मैं अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा अगर फैमिली मुझे इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो कहती हैं ये हमारी तीसरी बहन है। तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की एजाज़ की बात है कि उन्होंने मुझे बेटी का दर्जा दिया और मैं उनके घर का फ़र्ज समझ लें। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर। हाउ इज़ योर रिलेशन विद हर नाउ? शुरू में आप बता रही हैं बड़ा डांट डपट वाला था, वो डांटती भी थी, अभी भी वैसा ही है या फिर अभी थोड़ी सी तब्दीली आई है, इवॉल्व किया है? उनका जिक्र करते हुए थोड़ी सेंसिटिव इमोशनल हो जाती हूँ। आई कैन फील दैट, वो मुझे नजर भी आ रहा है। मैंने ज़िंदगी में जब आपसे किसी से माँ बाप के बाद आपको किसी से मोहब्बत होती है और बहुत फियर होती है, आपकी ज़िंदगी का साथी होता है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन जिससे बड़ी लॉयल किस्म की मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत मुझे तायरा औरंगज़ेब साहिबा से है। वो एफिलिएशन, वो हार्ट टचिंग वाले मोमेंट जो होते हैं, अगर उनकी कोई तकलीफ़ होती है या उनको कुछ होता है तो मैं रो पड़ती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उनको कुछ हुआ तो उनके बाद मेरा क्या होगा। मतलब मैं नहीं चाहती कि हम उनको कभी खोएं। मीन कि मैं ऐसा सोचती, मेरे फादर के इंतकाल के बाद मैंने अगर किसी से बेतहाशा मोहब्बत की अपनी माँ जैसी, वो तायरा औरंगज़ेब से की है। और मैं चाहती हूँ कि उनका साया हम ख़वातीन पे सलामत रहे। वो हम सबको मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं, वो समझाती हैं। उनके समझाने का तरीका डांट डपट वाला होता है, लेकिन वो मोहब्बत उनके बारे में बात करते हुए कैसे तब्दील हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कीपिंग दिस एट द सेंटर ऑफ आवर डिस्कशन, के इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का लाइफ में होना आपको कितना ब्रेव बना देता है, कितना फ्रंट फुटेड बना देता है? बिकॉज ऑफ कोर्स आपने पॉलिटिकल फ्रंट पे काफ़ी जगह बहुत कुछ फेस किया होगा, तो किस तरह से आपके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ आती है इतने इंपॉर्टेंट पिलर के साथ? बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी कभी आप ऐसे समझते हैं कि आप बैक पे चले गए हैं, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी में ये मूवमेंट बहुत दफ़ा आए और मैंने फ़ील किया कि जब मेरी लाइफ 2011 से मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो 2013 में हमारी गवर्नमेंट थी और बड़ी मजबूत गवर्नमेंट थी। और फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद एक जो कहती है ना स्ट्रगल स्टार्ट होगी, पार्टी के ऊपर क्राइसिस आए, तहरीक का सफ़र स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं अल्लाह की तरफ एक ब्लेसिंग होती है, मैंने अपने आप को साबित कदम रखा। 2018 में जब मेरा नाम एंड पे आया तो मुझे सब ने कहा जी देखा, हम कह रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो फैमिली मेंबर्स थे, जो ऑपोजिट कुछ दोस्त फैलो थे, वो कह रहे देखा हमने कहा था कुछ नहीं मिलना, तुम फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुमने फजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट की। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैंने 2018 से दोबारा से 0 से स्टार्ट किया और मेरी स्ट्रगल इतनी मजबूत थी और मेरा जो मिशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था और मुझे अपने अल्लाह पे इतना यकीन था कि आप किसी के साथ भी नेक नीति से जुड़ जाते हैं तो आपके साथ मदद शामिल होती है अल्लाह की। और मेरा ईमान है। और आज रावलपिंडी में सबसे मजबूत अगर कोई है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर सीएम ने किसी का नाम डाला पूरे पिंडी डिवीजन में, वो मेरा था। पिंडी डिवीजन में किसी ने पार्लिमानी सेक्रेटरी कोई फर्स्ट प्रायोरिटी पे बना, वो शाजिया रिजवान थी। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और ये मेरी मेहनत थी। ब्यूटीफुल। और मुझे जो है ना ये लगता है कि ये सेंसिटिविटी दरकार है इस दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर। और दुनिया में अब बड़े बड़े ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन आगे बढ़कर उनको रूल कर रही हैं और वो मर्द हजरात से ज़्यादा बेहतर रूलर के तौर पर साबित हो रही हैं। तो ये शायद ये सेंसिटिविटी और ये इमोशनल स्ट्रेंथ जो है ना, यही हमें चाहिए। शाजिया आप ये बताइए, मैनेज सबसे पहले तो किस तरह से होता है, स्पेशली जब रमज़ान आ जाता है? रमज़ान में घर को भी आपकी ज़रूरत है और आपकी जॉब को तो आपकी ज़रूरत है ही। किस तरह से इसको टाइम को मैनेज कैसे करती हैं? आयशा, कोई भी चीज़ अगर हम मुश्किल बनाते हैं खुद से तो मुश्किल होती है। अगर आपको इजी वे में उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम को, हर चीज़ को बैलेंस पे, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होती। मैंने चीज़ों को बैलेंस रखा होता है, दिमाग में फिक्स में हर खाने में। अगर मैं सो भी रही हूँ तो मेरे जो पॉइंट्स है फिक्स कर लेती हूँ। मैंने सुबह उठ के ये करना है, उसके बाद ये करना है, इतने बजे मैंने उठ के ये करना है, मेरे टाइम फिक्स होते हैं। बहुत मैकेनिकल ज़िंदगी और नहीं हो जाती है मुझे होता है जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं प्रॉपरली रिलैक्स होकर घर के कपड़ों में फिर के मौजे कर रही होती हूँ, गुनगुना रही होती हूँ। मीन इस दिन रिलैक्स होती हूँ। वो जो दिन होता है वो मैं जी रही होती हूँ उस दिन। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उसको बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन आपके साथ जो इतनी ज़िंदगियाँ जुड़ जाती हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं अगर आप अपने आराम को प्योरिटी देते हैं। आपके साथ अगर पॉलिटिक्स में भी मैं हूँ तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं घर को टाइम दूंगी तो फिर पॉलिटिक्स को टाइम नहीं दूंगी, प्रोफेशन पे पीछे रह जाएगा। दोनों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। कुकिंग की बात की आपने, हाँ, और मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंजाब की सकाफत ख़ास तौर पर, हम जानते हैं कि हज़ारों साल पुरानी है।
इस सकाफ़त को मैनेज करना, इसको प्रिजर्व करना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कभी कभी आपको फील नहीं होता कि इट्स नॉट ईजी टू मैनेज ऑल दिस? देखिए, कल्चर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। हम पंजाब से रेलिवेंट हैं और पंजाब का जो कल्चर है वो रिच कल्चर है और ट्रैक करता है। और जिस तरह बसंत का त्यौहार अभी आया था रिसेंटली और लोगों के चेहरों पे जो स्माइल नज़र आई थी, कल्चर का हिस्सा था। तो इस तरह की खुशियाँ बांट के, इस तरह की इनिशिएटिव उठा के खुशी का एहसास जो वाइब्रेंट आपके अंदर पैदा होती है, वो सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब एक खातून है और पहली वज़ीर आला खातून है और उन्होंने किस तरह डिलीवर किया, आउटस्टैंडिंग। मैं कहती हूँ उन्होंने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। जिस तरह वो सुबह अर्ली हर चीज़ को बैलेंस रख के चलती हैं, शाम तक उसको फोकस रखती हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह डिलीवर किया। लेफ्ट आउट फील तो नहीं कर रहे आप दो ख़वातीन की गुफ्तगू में? इस गुफ्तगू में जो मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक इतना बड़ा इवेंट था और एक इतना मतलब लाखों लोगों को साथ लेके आना, एक मूवमेंट को चलाना, बसंत के खिलाफ भी बहुत सारी आवाज़ थी जो उठ रही थी, लेकिन हम लोगों ने अपने कल्चर को यूज़ करना ना रेजिलियंस शो करने के लिए। तो उस सारे एस्पेक्ट के अंदर आपने हाउ डिड यू फाइंड द टाइम टू एंजॉय इट ऑल? Like there's so much of opposition, there's so much of all of the pushback that is there, but resilience आपके अंदर कहाँ से आती है कि आप enjoy कर रहे हैं वहाँ पे? और देखिए, उस टाइम ऐसा था कि हर किसी को हमने इनवाइट किया हुआ था, एज अ हम लोग होस्ट थे और इंटरनेशनल तौर पे भी डेलीगेशन हमारे पास आए थे, एम्बेसडर्स आए हुए थे। तो उनको बताना था कि हमारा पंजाब का जो एक्चुअल कल्चर है वो हंसने मुस्कुराने का है, खुश रहने का है, डिलीवर करने भी का। हंसने मुस्कुराने की बात की और क्योंकि इतनी सीरियस डिस्कशन हो रही थी और आप जज्बाती हो गए थे उसके दौरान, अब मेरा जो फोटे है वो हंसना हंसाना ही है। और आपने क्या इस बसंत के दौरान किस एक लिस्ट थी जो कि बैन की गई थी गानों की, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप, एंड इस तरह के गाने नहीं बनने चाहिए जो गवर्नमेंट ने बैन करवाए थे। क्या आपने देखा कि लोग फॉलो कर रहे थे उसको या आपको कहीं पे हंसी आ गई? इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं। आयशा देखिए, एक तो चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ, ये जो गाने बैन हुए थे ये बसंत के हवाले से नहीं हुए थे। हमने थिएटर कल्चर जो था उसमें हमने वल्गैरिटी को कंट्रोल करने के लिए ई मॉनिटरिंग सिस्टम लेके हमने इंट्रोड्यूस करवाया और उस हवाले से हमने कुछ गानों का एक पूरा डायग्राम बनाया, हमने उस पर बैन किया। जब उधर बैन हुआ तो ऑब्वियसली फिर इधर भी उन लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट किया, लेकिन लोगों ने समझा कि हमने बसंत पे, लेकिन देखिए हम फैमिलीज के साथ बसंत इंजॉय कर रहे होते हैं और छत पे पूरी फैमिली आई होती है और दूसरे लोग भी सुन रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि फैमिली के साथ इस तरह के गाने सुन सके, तो वो फिर लोगों ने समझा कि हमने बसंत पे स्पेशली हम लोगों ने उस पे बैन किया, लेकिन बसंत के हवाले से नहीं था, हमने थिएटर्स के हवाले से बैन किया। ना कि आप फैमिली के साथ एंजॉय करें और इस तरह के कोई पंजाबी गाने लग जाए तो फिर आपको ना जगह नहीं मिलेगी अपने चेहरे को छुपाने की। मैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के इस काम को जो किया ना बहुत ज्यादा सराहना चाहता हूँ, क्योंकि इनडिसेंसी इज समथिंग दैट वी हैव टू बैटल टुगेदर, और जब तक हम अपनी सोच को ठीक नहीं करेंगे और इस तरह के स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, आई थिंक इट्स द क्विकेस्ट वे टू पुश आउट इनडिसेंसी फ्रॉम द सोसाइटी कि हम ऐसी गाइडलाइंस को फॉलो करें। वन लास्ट टाइनी लिटिल क्वेश्चन, आई एम सॉरी, कर लें, चलें अब आप। हाँ, दैट इज आपकी इस बसंत पे कोई एक ऐसी मज़ेदार याद जो अब आपके साथ रहेगी स्पेसिफिकली इस बसंत से रिलेटेड? बहुत सारी चीज़ें थी जो बड़ा मैंने ज़िंदगी में बसंत को पहली दफ़ा इस तरह एंजॉय किया, क्योंकि बसंत में कहा जाता था कि लड़के मनाते हैं बसंत, लड़कों की बसंत है, लेकिन तो मैं हैरान हूँ कि मैंने गुड्डियाँ उड़ाई। आपने जोर से बोला वो काटा? हाँ, मैंने बोला और मैंने काफ़ी गुड्डियाँ काटी, मैंने काफ़ी काइटिंग की और मैंने पहली दफ़ा मुझे किसी ने काइटिंग की परमिशन दी, इतना अच्छा लग रहा था और खुशी का एक एहसास जाग रहा था कि फैमिलीज़ के साथ मैंने बसंत बनाई। तो बहुत यूनिक और बड़ा, मैं चाहती हूँ बड़ा हार्ट टचिंग मोमेंट था, बड़ा मज़ा आ रहा। आपसे एक पर्सनल सवाल थोड़ा सा करती हूँ। वी नो कि आपने ओवर द ईयर्स अपना वेट लॉस भी किया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैंने खुद भी किया है। मैंने अराउंड 15 to 20 kgs लूज़ किया है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मेरी पुरानी तस्वीरें देखी हुई हैं। इट्स रियली टफ। मैं समझ सकती हूँ मैंने गेन करना है। गेन आप जितनी चॉकलेट्स खाते हैं ना हो जाएगा गेन, कोई मतलब नहीं, इसी तरह से खाते रहे। कोई स्ट्रिक्ट रूटीन आपने अपनाई थी जिससे आपने कम किया, या फिर आपने, मेरा तो 3 से 4 साल के अरसे के अंदर कम हुआ, आपने कितने अरसे में और कितना वेट कम किया? आशा, मैं जब लाहौर सेशन के दौरान या ऑन एंड ऑफ मीटिंग्स में जाती हूँ तो वहाँ के खाने बहुत स्पाइसी होते हैं। जितने भी आपको पता है हम सारा दिन वहाँ डोर टू डोर मीटिंग्स होती हैं, जितने भी एक्चुअल इवेंट्स होती हैं वो अटेंड करने पड़ते हैं, फिर खाना भी वहाँ पे खाना पड़ता है। वो खानों ने हमें थोड़ा डिस्टर्ब किया, फिर थोड़ा उसको मैंने सोचा कि बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में।
मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज किया। जो हैवी नाश्ता था, मैं सुबह उठ के ना, मेरी आदत थी बचपन से पराठा खाती थी, साथ मक्खन, अंडा और सालन होता था। ये 3-4 चीज़ें जब तक नहीं होती थी मैं नाश्ता नहीं करती थी, मेरा मूड ऑफ हो जाता था। मैं जो देसी खाने की आदत होती उसको मैंने ख़त्म। मैंने सुबह ब्लैक कॉफ़ी से स्टार्ट लिया, फिर देन बॉयल एग 2, फिर उसके बाद 3-4 घंटे। आई एम अ पराठा लवर, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कितने साल हो गए और मैंने पराठा नहीं खाया। मैंने पराठा और अंडा जो बिल्कुल सादा सा नाश्ता होता है, उफ ना पूछिए। मरियम नवाज साहिबा, उनका आप लोगों की ज़िंदगी में जो 4-5 लोग करीब हैं, जैसे आज़मा बुखारी साहिबा हैं, आप हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपके स्टाइल के ऊपर कितना ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है? देखिए, हमारे आइडियल होते हैं हमारे लीडर, हम इंस्पायर होते हैं उनसे, हम देखते हैं उनको, उन्होंने भी अपना वेट बहुत ज़्यादा और मैं जब कोई स्टाइल देखती हूँ तो मुझे भी होता है कि थोड़ा सा मैचिंग कलर होना चाहिए, थोड़ा इस तरह का दुपट्टा होना चाहिए, थोड़ा सा ये लेस होनी चाहिए। ज़ाहिर आप जिसको आइडियल समझते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, आज़मा बुखारी आइडियल लेडीज़ हैं और अपने आप को कैरी करती हैं, बड़ा बैलेंस होकर चलती हैं। तो मैंने उनसे ये चीज़ें सीखी हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी पर्सनालिटी और अपनी अपनी टंग, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज़ें हमें ये लीडर सिखाते हैं। तो हम कॉपी करते हैं, हम सीखते हैं। ये सीखने का एक अंदाज़ होता है हमारे वर्कर्स का। तो लीडर इंस्पायर करते हैं। तो लीडर जब तक इंस्पायर नहीं करेंगे, वर्कर्स कैसे अटैच नहीं होंगे? वर्कर्स तभी मोहब्बत करते हैं लीडर से जब उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हैं। तो हमसे भी हमारी जो लेडीज़ हैं इंस्पायर होती हैं, वो हमें भी कहती है आप हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा लीडर से सीख रहे होते हैं। और लीडर वही होते हैं, कहते हैं कि असल लीडर वो है जो अगले लीडर्स तैयार कर रहा होता है। तो वी कैन सी दैट कि अगले लीडर्स जो है ना वो भी तैयार हो रहे हैं। इन द एंड कुछ भी कोई मैसेज देना चाहेंगी जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से रमज़ानुल मुबारक के लिए? मैं ख़ास कर रमज़ान करीम का एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। लोगों ने खुद पे अपनी ये मुश्किलात तारी कर ली हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल, कुछ टेंशन आती है तो आप समझते हैं कि लाइफ ख़त्म हो गई है। मेरा ये ईमान है, जो मैंने सीखा ज़िंदगी से, कि आप लोग कोई भी, आपकी बॉर्डर लाइन हरफ़ आखिर नहीं होती। आप ज़िंदगी को सिफर से स्टार्ट नहीं करते। आप समझते हैं जब आप हार जाते हैं तो आप समझते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जब हम हार जाते हैं वहीं हमारी कामयाबी छुपी होती है। तो कभी भी अपने चेहरे को टेंशन और परेशानी की उसमें ला के लोगों को मत बताएं कि हम परेशान हैं। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जब आप हंसते हैं तो लोगों को एक अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई ये हंसमुख बंदा है, इसको कोई परेशानी नहीं। तो वो इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ता है। कहते हैं हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि शहसवार जब तक गिरेगा नहीं तब तक उसे पता कैसे चलेगा अपनी स्ट्रेंथ्स का। बहुत शुक्रिया शाजिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड आई होप इसी तरह से आप हमारी सकाफत के लिए, पंजाब की सकाफत के लिए काम करती रहें। थैंक यू बहुत। जनाब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक से जब हम आएंगे वापस तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपके लिए लेकर आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अस्सलाम रमज़ान और अल्हम्दुलिल्लाह 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 दूसरा रोज़ा भी मुकम्मल हो चुका है। इस्लामाबाद और लाहौर और उनके गिरदोनवाह में इफ्तार का वक्त हो चुका है और अज़ान मगरिब भी हो चुकी है और इसके साथ ही बड़े खूबसूरत अंदाज में ये दूसरा दिन जो है वो भी गुजर चुका है और हमारी ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जो है वो भी इसी तरीके से जारी है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक और जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, लेकिन आप नॉर्मली किसी से भी पूछ कर जो है ना वो अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकते। आपको राय लेनी पड़ती है, रहनुमाई लेनी पड़ती है उलमाए कराम की। आज ऐसे ही कुछ सवालात हैं जो कि हम पूछेंगे मुफ्ती ज़ुबैर से, तो वो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह के सवालात आज हमारे पास हैं। हमारे पास जो सवालात मौजूद हैं वो बहुत अहम, जो कि मेडिकल एस्पेक्ट भी और शरई एस्पेक्ट भी, हमारे इस्लाम के अंदर रोज़े का जो रूहानी एस्पेक्ट है वो, और जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड जो इसका मेडिकल एस्पेक्ट है वो, कि हमें फ़ायदे हमारे रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से किस तरह के होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, और आज दूसरे रोज़े की जो अफ्तारी है वो मुकम्मल हो चुकी है हमारे पास लाहौर और इस्लामाबाद के एरियाज़ में। तो पहला सवाल, क्या रोज़े की हालत में अगर हम देखें तो इनहेलर जो होता है अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, इंसुलिन है, इनहेलर है, क्या इन चीज़ों की वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इजाज़त है हमारे मज़हब में इसकी या नहीं? दौरान रोज़ा इनहेलर का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसी तरीके से दमा वगैरह के मरीज जो पंप का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल भी दुरुस्त नहीं है। इससे दवा के बारीक और लतीफ अज्जा अंदर दाखिल होते हैं, इसलिए रोजे की हालत में
दमा वगैरह के मरीज के लिए इनहेलर का इस्तेमाल या पंप का इस्तेमाल शरई तौर पर दुरुस्त नहीं, उससे रोजा फासिद हो जाता है। इससे बचने का एहतमाम किया जाए। हाँ, अगर कोई इस कदर शदीद दमे का मरीज हो कि उसको रोजे की हालत में पंप वगैरह के इस्तेमाल की शदीद जरूरत पेश आए या शदीद बीमारी के अंदर मुब्तला होने का खदशा पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में माहिर तबीब और डॉक्टर के मशवरे से वो ये इस्तेमाल कर सकता है, मगर रोजा टूट जाएगा। बाद में उस रोजे की कज़ा करनी, सर्दी के छोटे दिनों में या जिस वक्त तबीयत बेहतर हो और साथ दे रही हो, उस वक्त इस रोजे की बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, रोजे की हालत में समटाइम्स ये भी होता है कि आपको अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा आपकी शुगर लो हो गई है, तो ड्रिप लगा दी जाती है या फिर इंजेक्शन भी समटाइम्स लगाना पड़ता है, तो क्या वाकई उससे रोज़ा टूट जाता है? और मुझे रिसेंटली पता चला कि कुछ लोग भूख ना लगने के लिए और ताकत के इंजेक्शंस जो हैं वो भी लगवा लेते हैं रोजे के दौरान। हाँ, तो क्या इसकी इजाजत है इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह रोजे की हालत में? रोजे की हालत के दौरान में इंजेक्शन या ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता। दरअसल शरई तौर पर पोजीशन ये है, शरई मसला और शरई फतवा ये है कि अगर कुछ मुतअय्यन रास्तों से, जैसा कि हलक, मुंह वगैरह, अगर मुतअय्यन चंद रास्ते जो फिक्स हैं, अगर उन रास्तों से कोई चीज हलक से नीचे उतरे या पेट में जाए, तब जाकर के रोजा टूटता है। इंजेक्शन चाहे गोश्त में लगाया जाए या रग में लगाया जाए, ये दर हकीकत उन रास्तों में शामिल नहीं है जिनसे दाखिल होने और इंटर होने से रोजा टूटता है। लिहाजा इंजेक्शन लगाने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, ड्रिप लगाने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। हत्ता कि अगर भूख खत्म करने का इंजेक्शन हो या ताकत का इंजेक्शन या ड्रिप लगाई जाए, तो ये भी दर हकीकत रोजा तोड़ने का सबब नहीं बनते, इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, ये जरूर है कि बाद हज़रात मुफ्तियान कराम ने ताकत के इंजेक्शन के इस्तेमाल करने को या भूख ना लगने की ड्रिप या इंजेक्शन के इस्तेमाल करने को मकसद सौम के मनाफी करार दिया है, यानी ये रोजे के मकसद के मनाफी है, लिहाजा पसंदीदा नहीं है। क्योंकि रोजे का एक मकसद तो ये भी है कि इंसान को भूखा प्यासा रहना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है और उसे उसी अंदाज में पूरा करना चाहिए। ये अगरचे बाद हज़रात फुक़हाए कराम, मुफ्तियान कराम ने अपने फतावा के अंदर लिखा है, लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि रोजा अदा हो जाएगा या नहीं, तो इंजेक्शन लगने के बावजूद, इसी तरीके से ड्रिप लगने के बावजूद रोजा दुरुस्त हो जाएगा, इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। मुझे इस बात से जो चीज़ पता चल रही है वो ये कि अगर मेडिकल इमरजेंसी बड़ी एक्सट्रीम नेचर की हो, तो हमारा मजहब इस चीज़ से मना नहीं करता कि इंसान की ज़िंदगी ही ना बचाई जाए, वो हालत रोज़ा में है और मर जाएगा अगर उसका इलाज नहीं करवाया जाएगा। तो आप इतना एक्सट्रीम हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मुफ्ती साहब, रोज़े की हालत में कोई भी मुसलमान जो है वो अपना रोज़ा कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे रोज़ा मुतासिर हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े एक्सट्रीम सिचुएशंस बन जाते हैं। तो इस तरह के एक्सट्रीम सिचुएशंस में जैसे आँख में दर्द होना है या इस तरह के प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा है, तो अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, और उसकी वजह ये है कि दरअसल कौन से वो रास्ते हैं जिनके अंदर, जिनके जरिए से कोई चीज हलक से नीचे उतरे या पेट में जाए तो रोजा टूटता है। तो उन रास्तों के अंदर ये आंख शामिल नहीं है, लिहाजा आंख में अगर कोई दवा डालता है तो उससे रोजा नहीं टूटता। इस बात की भी साथ में वजाहत समझ लेनी चाहिए कि बाज लोग ये कहते हैं कि जब हम आंख में कोई ड्रॉप, कतरे वगैरह डालते हैं तो उसका असर हलक के अंदर महसूस होता है। तो हलक में जो उसका असर महसूस हो रहा होता है वो मसामात के जरिए से वो लतीफ अज्जा जा करके महसूस होते हैं, मसामात के रास्ते से। तो याद रखें, इंसानी जिस्म के अंदर जो मसामात है ये ऐसे रास्ते नहीं है कि जिनके जरिए से पानी या कोई चीज अंदर जाए तो रोजा टूटेगा। चुनाचे गुस्ल किया जाता है तो गुस्ल से पहले गर्मी महसूस हो रही होती है, गुस्ल के बाद ठंडक महसूस होती है, प्यास तकरीबन बुझ जाती है। तो किस वजह से प्यास बुझ जाती है? मसामात के रास्ते से पानी अंदर चला जाता है, मगर उसके बावजूद रोजा नहीं टूटता। क्यों? इसलिए कि रोजा टूटने के लिए इंसानी जिस्म के अंदर मुतय्यन, फिक्स और मुकर्रर रास्ते हैं, उनसे अगर कोई चीज अंदर जाएगी तो रोजा टूटेगा, अदरवाइज रोजा नहीं टूटेगा। चुनाचे आंख भी ऐसी चीज नहीं कि जिसका हलक की तरफ कोई मनफस हो,
लिहाजा आंख में कतरे डालने से, सुरमा डालने से, काजल का इस्तेमाल करने से या आंख में दवाई इस्तेमाल करने से रोजा नहीं टूटता। इससे रोजे पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। ये बात वाज़ेह तौर पर समझ इतनी आसानी है, और ये इतनी आसानी जो है हमारे उलमाए कराम के जरिए ही आम लोगों तक और हम लोगों तक पहुंचती है कि भाई सिर्फ हलक के जरिए अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है तो ही आपका रोजा टूट सकता है। वरना तो शक की हालत में गुजर जाएगा सारा टाइम, क्या मेरा रोजा है, क्या मेरा रोजा नहीं है। इंजेक्शन लगवाएं, ड्रिप लगवाएं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। आंख के अंदर अगर आपने कोई दवाई डाली है तो उससे भी आपका रोजा नहीं टूटेगा। मुफ्ती जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारी रहनुमाई करने के लिए। ये बड़े अहम मामलात होते हैं और ये जब तक आप लोगों की तरफ से ना बताया जाए तब तक आसानी नहीं हो पाएगी। ओके, आप सबको याद होगा कि अपने शो के दौरान, अपने मॉर्निंग शो के दौरान हम बार बार ये कहते रहे आप लोगों से कि इस रमजानुल मुबारक आप भी घर बैठे हुए हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। उस सूरत में अगर आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर रिकॉर्ड कर हमें भेजें। तो पहली नात जो है वो हमें आ चुकी है लाहौर से, ओवैस रजा ने भेजी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करना है और आपने हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड करना है कि ताकि हम लोग अच्छे से उसको अपनी स्क्रीन पे दिखा सकें, ताकि आप भी प्यारे प्यारे और ज्यादा लगे ना। इंपॉर्टेंट है। तो जरा अवैस रजा की तरफ चलते हैं और सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर ज़माने में रहा जारी तराना उनका, हर ज़माने में रहा जारी तराना उनका, वो भी उनका ही था, ये भी ज़माना उनका, वो भी उनका। मैं तो हसनैन करीमैन का दीवाना हूँ, मुझ पे राजी ही रहे हश्र में नाना उनका। हर ज़माने में रहा जारी तराना उनका। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अवैस रज़ा की ये नात लाहौर से। अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने तो आप अपनी नात रिकॉर्ड करके हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने, आप सब जानते हैं, एक और सेगमेंट जो है अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर शुरू किया और वो ये कि नन्हे मुन्ने बच्चों के नन्हे मुन्ने सवालात होते क्या हैं। समटाइम्स इस तरह के सवालात भी सामने आते हैं मुजम्मिल कि आप हैरान और परेशान रह जाते हैं और आपको एहसास होता है कि मुझे भी इनका जवाब नहीं आता। तो वो जवाबात मिलना बहुत जरूरी। अच्छा, बच्चों के बड़े क्रिएटिव माइंड्स होते हैं। मेरे एक नेफ्यू ने सवाल पूछा कि क्या स्पेस में डस्ट होती है? जस्ट इमेजिन। तो और फिर हमने जब अपना दीन उनको सिखाना है तो उस दीन के बारे में उनके क्वेश्चंस जो हैं, ये सेगमेंट इज ऑल अबाउट द किड्स, द फ्यूचर जनरेशन एंड देयर परसेप्शन ऑफ व्हाट गॉड इज, और मजहब को समझने का एक बेहतर तरीका। तो खुर्रम इलाही साहब गाइड कर रहे हैं और शाह हुसैन जो हैं वो ये मासूमाना प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवालात जो बहुत गहरे चले जाते हैं वो लेके आ रहे हैं। आए चलें देखते हैं। Thank you again, Muzammil Uncle, Aisha Aunty. Assalam Ramzan and welcome back to yet another interesting conversation with Dr. Khurram Ilai. तो आए अब हम उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर खुर्रम, सॉरी, मुझे लगता है आपको फोमो हो रहा है, आप इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। सो आपको भी पता है कि फोमो क्या होता है? मुझे अच्छी तरह नहीं पता, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, फोमो, FOMO मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें इंसान हर लम्हे बेताब रहे कि वो किसी चीज़ से दूर हो रहा है, महरूम रह रहा है या कोई चीज़ छूट रही है और हालांकि वो चीज़ उसके पास है ही नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन स्क्रीन्स एंड स्क्रॉलिंग, फाइंडिंग, कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या हमें वो भी नहीं पता। और ये सारा जो चक्कर है ना शाह हुसैन, ये डोपामीन का चक्कर है। सारा डोपामीन क्या होता है? डोपामीन क्या होता है? ओके, जब आप पेपर्स में पास हो जाते हो तो आपको अगर अच्छे नंबर्स आए तो रिवॉर्ड मिलता है, ऐसे है जी। ओके, सो जहन के रिवॉर्ड सिस्टम को डोपामीन कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आए तो जहन को उससे अच्छा लगना
लगने लग जाता है, लेकिन जहन फिर उसका एक लूप बनाता है, एक सर्कल बनाता है और कहता है दोबारा दोबारा दोबारा। सो अब हमें इतनी ज़्यादा डोपामीन की आदत, हमारे जहन इतने ज़्यादा खुश रहते हैं जितना ज़्यादा हम स्क्रीन्स के पास रहते हैं, और वो बिल्कुल पर्पसलेस है। और आपको पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली दैट इज? लेजी होना थोड़ा। हाँ, यानी हर चीज़ को कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी ज़रा मैं फ़ोन देख लूँ, ओके मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, और चीज़ों को डिले करते रहें, उसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। सो फोमो है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम हर लम्हे फ़िक्र में रहते हैं कि हम कोई चीज़ हमारे हाथों से छूट रही है, हम बार बार अपनी फ़ोन स्क्रीन्स देखते हैं। अच्छा, जो फोमो की एक्सप्लेनेशन आपने दी है उससे मेरे दिमाग में आता है कि फोमो का नमाज में भी बहुत असर होता है, क्योंकि नमाज में तो यही होता है ना कि आपने फोकस करना है, आपने हर चीज़ छोड़ देनी है और आपने अल्लाह ताला और नमाज के ऊपर फोकस करना है। तो जिन लोगों को फोमो होता है तो फिर वो नमाज में कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत आम बात कर दी, क्योंकि फोमो आपको सारे का सारा बाहर निकालता है। आप हर लम्हे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हो, फ़ोन यूज़ करना चाह रहे हैं, स्क्रीन आप कुछ ढूंढ रहे हैं, और बल्कि से कहो ये डिजिटल दलदल है, इट्स अ क्वैगमायर, कि हम उसके अंदर डूबे चले जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता ढूंढ करें। और एग्जैक्टली नमाज बहुत ज़्यादा खुशू मांगती है। हत्ता कि आप देखें कि सूरह मोमिनीन में अल्लाह ताला ने तारीफ़ ही बात की कि वो लोग जो नमाज़ों में खुशू के साथ दाखिल हो रहे हैं, नमाज़ें खुशू के साथ पढ़ रहे हैं, यानी फ़ोकस के साथ पढ़ रहे हैं। यानी जब जितनी फ़ोकस हम फ़ोन को देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फोकस हमें उस ज़ात के लिए डिवोट और डेडिकेट करना चाहिए जो तमाम जहानों का मालिक और बादशाह है। अच्छा, तो जस्ट टू सम इट अप, जो आपने एक्सप्लेनेशन बताई फोमो की, तो मैं जिस बंदे को फोमो होता है उसके दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन ना मिस कर दूं, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं हमेशा, और मैं डूम स्क्रॉल करता रहूं। डूम स्क्रॉल क्या होता है? अब ये देखो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। ओके, डूम स्क्रॉल ये होता है कि स्क्रॉलिंग करते रहो, जैसे ट्रेडमिल पे भाग रहे होते ना, उसको पता ही नहीं होता मैंने कब रुकना है। सो अब ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, ऐसे ही आप वो अपनी स्क्रीन के ऊपर, हम ऐसे हमारे अंगूठे स्क्रीन की ट्रेडमिल्स पर भाग, उसके ऊपर लॉक हो जाते हैं, उससे एस्केप ही नहीं कर पाते। उसको हम कहते हैं कि हम ऐसी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं कि जो शायद डूम्सडे पर जाके एंड होगी, वो उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इट्स मोर लाइक एन इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, और ये सब अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा है। वो क्या होता है? ओके, अटेंशन इकोनॉमी होती है कि अब एक बाजार है जहां हमारी तवज्जो चाहिए। जो बच्चे दोस्त फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो फेसबुक इंस्टाग्राम, और ये कॉन्सेप्ट है अटेंशन इकोनॉमी, ये एक कॉन्सेप्ट है। सो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करने के लिए आपको कहीं रजिस्टर होने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, आप बस साइन इन हो जाते हैं। सो यू हैव एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम? हाँ। ओके, तो जब आप रजिस्टर हुए तो आपने कोई पैसे दिए? नहीं। सो फिर सवाल आता है कि वहां पर हम क्या ऐसी चीज देते हैं कि हमें इतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं, हम अपनी अटेंशन देते हैं, हम अपनी तवज्जो देते हैं, हम अपना ध्यान देते हैं। और इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, हम सबसे कीमती मखलूक है इस कायनात की, तो हमारा तवज्जो और ध्यान भी बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जब हम अपना तवज्जो, अटेंशन इकोनॉमी को इसलिए बताया गया था ताकि लोगों को एक ज़्यादा फन वे में बताया जाए कि आपका अटेंशन और आपका फोकस ज़रूरी है। क्या ये भी इसका बनना का रीज़न हो सकता है? तो हमारा जितना फोकस उन ऐप्स पर आता जाता है, तो उन ऐप्स की पावर उतनी बढ़ती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता चले जाना चाहिए कहाँ पे? फोमो से जोमो। हाँ, मैंने इसका सुना था। व्हाट दैट इज? जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि आपको खुशी होती है अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे होते हैं। जोमो बहुत वियर्ड चीज़ है, मुझे लग रहा था कि ऐसी, मुझे इसके बारे में पता था, मगर जब मुझे इसके बारे में पहले पता चला तो मैं कह रहा था कि ये मैं कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहता जो चाहता है कि वो कम इन्फॉर्मेशन ले, जो चाहता है वो अपने ब्रेन को ओवरलोड ना करे। हाँ, लेकिन अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हर तरफ से आ रही है कि नमाज में फ़ोकस, रोज़े में फ़ोकस, इबादत में फ़ोकस कम हो रहा है। और अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमें जोमो होना चाहिए और हमें डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए। वैसे किसी दिन वी शुड टॉक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स ऑल्सो, कि हमें डिजिटल अप्लायंसेस कम करनी चाहिए और हमें रोज़े को उसकी स्पिरिट में बहुत ज़्यादा जीना चाहिए। अच्छा, जोमो आप इसे इस भी सेंस में ले सकते हैं कि जो अटेंशन इकोनॉमी जो आपने बताया, जोमो बेसिकली अटेंशन इकोनॉमी का डिस्काउंट है। हाँ, जोमो इज ऑपोजिट टू टेंशन इकोनॉमी। हाँ, सो टेंशन इकोनॉमी वाले हमें वापस बुलाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और दूसरी तरफ अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद हम इशा के लिए तैयारी होगी, तरावी होगी, आवाज़ें आ रही होंगी, सो देयर विल बी फाइट बिटवीन फोमो एंड जोमो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी इंसान को जोमो हो रहा हो तो फिर क्या वो नमाज में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? मुझे लगता है कि नमाज में मुकम्मल फोकस हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मिलता है कि जहन बाहर जाएगा
अहम बात ये कि हम उसका ताकुब ना करें, हम उसके परसूट में पीछे पीछे ना चले जाएं। ख्यालात बाहर जाएंगे। क्यों ऐसे तो हो ही नहीं, मतलब कि अगर आप अपने दिमाग में रखें कि मैंने एक पर्पल एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, तो आप एक पर्पल एलिफेंट के बारे में सोच रहे होंगे। बहुत बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट आपने सबको करा दिया इस स्क्रीन पे, कि अगर सारे लोग इस वक्त मिलके भी कोशिश करें कि वो सोच रहे हो कि पर्पल एलिफेंट का नहीं सोचना, तो आप सब सोचने लग जाएंगे। ज़हन मजबूर है। क्योंकि किसी चीज़ का ना सोचना भी सोचना ही होता है। अगर आप अपने दिमाग को कहें कि मैंने किसी भी चीज़ का नहीं सोचना, तो वो भी तो एक सोच ही होती है। हाँ, अरे वाह। तो इसी सबसे बचने के लिए लोग स्क्रीन के पास चले जाते हैं और डोपामीन को वहाँ फिक्स कर लेते हैं। तो हमें बहुत अहम पैगाम देना चाहिए कि इबादत रमज़ान में, वैसे भी पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के ममालिक में बात होने लगी है कि छोटे बच्चे अब स्क्रीन्स के पास नहीं जाएंगे। स्वीडन के स्कूल्स वापस जाने वाले चले गए हैं कि वो स्कूल और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में सोशल मीडिया एप्स पे एक एज रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है। वेरी नाइस। और हमने इस पे किस दिन बात करते हैं शाहसन, डिजिटल डिटॉक्स पे। जैसे छोटे बच्चे को हम गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते क्योंकि वो अनसेफ है और उसे वो कर भी नहीं पाएगा, और मोबाइल फ़ोन तो उससे ज़्यादा डेंजरस है। आई थिंक आपने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लेन कर दी हैं और मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा खुशी होती है जब मेरे दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन जाती है। थैंक यू डॉक्टर खुरम। तो आज की हमारी गुफ्तगू में हमने फोमो के बारे में बात की, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फोमो ज़्यादातर वो होता है कि वो लोग जो हमेशा नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि मैं पीछे ना रहे, जो मेरे दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाती रहे। और जो फोमो का ऑपोजिट होता है, वो होता है कि मेरे दिमाग में कम इन्फॉर्मेशन जाए, मेरा दिमाग ओवरलोड ना हो। और कल की तरह मैं आपको फिर रिमाइंडर देना चाहूँगा, स्क्रीन पे इधर नीचे अब मुझे पता चल गया एक नंबर होएगा, तो अगर आपके पास हमारे लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और आप इस नंबर पर भेजें और हम आपके क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। अल्लाह हाफिज़। This segment is presented by Dalda, powered by Roo Afza, Kannauр and Sabroso. जनाब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रमज़ानुल मुबारक के अंदर, स्पेशली अगर हम अपने रीजन की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन एरियाज़ में, तो भाई खाने पीने की चीज़ों के तो वैसे ही लोग बहुत दिलदादा होते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ा इफ्तार करना है और इफ्तारी में सामने जब तक एक भरा हुआ दस्तरखान नज़र ना आए ना, तब तक दिल में लगता नहीं है, या दिल में लगता नहीं है। इवन दो रोज़ा हमें अपने आप को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं, लेकिन खाने की बात करिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त। लेकिन हमने आपको सिखाना भी है कि किस तरह से आप अपनी इफ्तार जो है ना उसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, तनव्वो उसके अंदर लेकर आ सकते हैं। चाहे आप घर में रहने वाली एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक बंदा हैं, आप एक मर्द हैं जो खाना बनाना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ कौन मौजूद है, जरा इंट्रोडक्शन आप करवा दीजिए। हमारे पास हमारे कराची स्टूडियोज से लज़्ज़त रमज़ान में हम आपको लेके आ रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी रेसिपीज, और वो रेसिपीज आपके पास लेके आ रही हैं रिदा आफ्ताब। Are you sure it is going to be healthy? There are proteins in there and quite a few minerals as well. दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। रिदा आफ्ताब की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी शेफ हैं लज़्ज़त रमज़ान की। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बताइए क्या बनाना सिखा रही हैं आप रमज़ान में आज? आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। आज हमारी दो वाकई हेल्दी रेसिपीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति। हेल्दी तो होगी ना। यहाँ पर हम दो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए कि मेरे पास है सबरोसो, और सबरोसो की सबकी ज़िंदगी आसान कर दी। अब दस्तरखान सबके सजेंगे, क्योंकि ये रेडी टू कुक है। आराम से आप इसको बना सकते हैं, फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें, आपकी रेसिपीज़ तैयार है। तो आज मैं बना रही कचौरी, और कचौरी के साथ आलू की मज़ेदार सी तरकारी। और कचौरी जो हम ले रहे हैं, हमारे पास है सबरोसो, जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। समोसे, पकोड़े, चिकन पकोड़ा, आलू के पराठे, चिकन के पराठे, नगेट्स, इतनी सारी रेंज इनकी है। और इसके अलावा रो में भी मिलेगा आपको, जिसमें विंग्स है, चिकन कढ़ाई है, चिकन मतलब हर वैरायटी आपको कचौरी पसंद है, और यहाँ पर ये जिस वक्त इन्होंने पराठों की लिस्ट के नाम लिए हैं ना, तो आई एम अ साग एंड पराठा गाय। और अभी मेरा दिमाग जो है ना वो किचन में चला गया कि जहाँ पे सबरोसो के प्रोडक्ट्स हैं, साथ चिकन है, साथ पराठे हैं। प्लीज कम बैक, वी नीड यू हियर इन दिस ट्रांसमिशन। रिदा, आप जो है ना डायरेक्ट मेरे ख्याल से अब जरा उसकी तरफ आ जाइए कि रेसिपी क्या होगी, किस तरह से बनाना है, क्योंकि मुझे मुजम्मिल को वापस लेकर आना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो आज की जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यहाँ पर हमारे पास मज़ेदार जो दो रेसिपीज़ बन रही है। पहले तो हम कचौरी बताएंगे। कचौरी
को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, वो भी डालडा कुकिंग ऑयल के साथ। मज़े की तरकारी भी बनेगी। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, पहले हम लेते हैं डालडा कुकिंग ऑयल। कहते हैं ना, हर माँ चाहती है कि खाने टेस्टी भी हो और न्यूट्रिशियस से भी भरपूर हो, क्योंकि यहाँ पर जिसमें डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन किस्म के, जिस तरह से बात की जाए ऑयल, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने बनास्पति की बात की, तो डालडा कुकिंग ऑयल देता है आपको इसमें जायका और इसके साथ साथ सेहत भी। इस वक्त तो आपको पता है कि बचत के साथ है, हर कोई सोच रहा होता है कि उनको कुछ बचत मिल जाए। तो आज हम फ्राई करेंगे इसके अंदर कचौरी, सब मैं करूँगी डीप फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल। चलें जी, हमने डाल दिया इसमें डालडा कुकिंग ऑयल। यहाँ पर है हमारे पास सबरोसो, ठीक है। अच्छा, मुझे इस वक्त ना एक क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये मज़ेदार सी जो रेसिपी चल रही है और इसके अंदर चिकन का और इन चीज़ों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरा दिमाग स्टूडियो से निकल के किचन में जा रहा है रिदा के पास बार बार। मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि जो मसाला जात इस्तेमाल किए जाते थे, बिकॉज़ हमारे घर में मेरी वालदा, मेरी नानो, ये लोग बहुत इन्वॉल्व्ड हैं जब आप मसाले की बात करते हैं और किचन की और टेस्ट की बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो क्या इन चीज़ों के अंदर आपके अंदाजे मुताबिक जो है वो टेस्ट वो आता है जो हम लोगों के घरों में टेस्ट होता है, एक मज़ेदार जो हमारी नानियों दादियों के हाथ के पकवान में टेस्ट होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता। हमने किनसे सीखा? हमने अपनी नानी दादियों से ही सीख कर हम आए ना यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो हम अब कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमारी हर चीज़ का बड़ा ख्याल किया जाता है, नीट एंड क्लीन के साथ हाइजीनिक का भी ख्याल किया जाता है। ठीक, तो इस वजह से टेस्ट तो होगा। दूसरी साइड पे हम इसको स्लो फ्लेम पे इस पर कर रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा यहाँ पर फ्रीज़ हुए हैं, इसको थोड़ा हम स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और हम कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए है। जी 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 अच्छा जी, इसको हम फ्राई कर लेते हैं जो इसके साथ तरकारी में। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दिए अचार के सारे मसाले, जिसमें मैंने डाला है राई है, कलौंजी है, सौंफ है, मेथी दाना है, कुटी हुई मिर्चें हैं। अब इसके अंदर मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया और थोड़ा सा हम इसमें येलो फूड कलर भी डालेंगे। अभी थोड़ा सा इसके अंदर और पानी जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कचौरी जो है वो मेरी फ्राई हो चुकी है सब रोसों की, तो मैंने सोचा चले साथ साथ में हम इसको भी निकाल लेते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी क्योंकि ये फ्राई हो चुकी हैं। और दूसरी साइड पे जो मैं बना रही थी तरकारी, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, और यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो पानी में हम डिज़ोल्व करके डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर, इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, इसी ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे, हमारे पास है यहाँ पर नगेट्स, उनको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर जाएगा इसके अंदर ताकि इसका कलर जो है थोड़ा येलो सा आ जाए। ये डालते हैं और इसके अंदर अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। हरी मिर्चें जाएंगी। ये तरकारी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन नगेट्स है, ये भी हमने ली है सबरोसो के, जिसमें आपको वैसे तो बहुत सारी वैरायटी मिली है, मतलब जिस तरह से मैंने बात की यहाँ पर
पकोड़े, समोसे, रोल, चिकन पराठा, उसके अलावा चीज़ पराठा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलें जी, ये निकाल लेते हैं। ये फ्रीज़ हुए में, बर्फ़ बने हुए, तो ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर वो क्या होता है, ऊपर से काले पड़ जाते हैं। चलें जी, ये भी हो गए। अब हम एक बॉल लेंगे जिसके अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद नगेट्स जो है हमारे फ्राई हो जाएंगे, तो हम उसको चॉप करके इसके अंदर ही शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सैलेड की चीज़ें ले रही हूँ मैं आपको बताती हूँ कि किस किस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास है यहाँ पर टमाटर, गाजर, बंद गोभी, प्याज, खीरा। अच्छा, इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नमक, साथ में हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर चिली सॉस। चिली सॉस के साथ इसमें जाएंगी काली मिर्च, साथ में हम डालेंगे क्रीम। नगेट्स हमारे फ्राई होंगे, वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। चलें जी, सैलेड हमारा तैयार है, सिर्फ इंतज़ार करें, यहाँ पे नगेट्स हमारे फ्राई होते हैं। कचौरी हमने तैयार कर ली है, जिसको फ्राई सिर्फ किया है। यहाँ पर जो साथ में बनी हुई है मेरे पास तरकारी है, इस तरकारी के साथ हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। बेहतरीन किस्म की, इसको रखते हैं यहाँ पर, और नगेट्स जो है उसको निकालेंगे और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास सैलेड के अंदर चॉप करके डालेंगे। चलिए ये देखिए, नगेट्स भी हमारे हो गए, इसको भी निकालते हैं, इसको बारीक चॉप करेंगे और चॉप करके हम डाल देंगे यहाँ पर सैलेड के अंदर। ये थे ज़बरदस्त किस्म के, बच्चों के, बड़ों के, सबके फेवरेट चिकन नगेट्स जो हमने लिए हैं सब रोसों के, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी के अंदर डालूंगी, इसलिए मैं इसको ज़रा सा यहाँ पर रखती हूँ ताकि हम इसको चॉप करें और इसके अंदर डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नगेट्स भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म के, ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा नगेट सैलेड भी रेडी हो गया और साथ में आपको नज़र आ रही है यहाँ पर कचौरी भी और साथ में यहाँ पर आलू की तरकारी भी। ऑलराइट जनाब, तैयारी हो चुकी है, बन चुका है हमारा आज का जो भी मेन्यू था वो तैयार कर लिया रिदा ने, जो था नगेट सैलेड और कचौरी और आलू की तरकारी। लज्जते रमज़ान में आप इतना मुस्कुरा जो रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत वापस आ गए हैं आप, ये किचन में ही हैं अभी। मेरा वाकई खाने का दिल कर रहा है, जिस तरह से ये प्लेटर सेट हुआ हुआ है और जिस तरह हमने नाजरीन तक लेके आने लगे हैं, जो आर्ट रिदा ने क्रिएट करके दिखाया हमें वहाँ से, I want this right now. अब उसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर आपके लिए मंगवा लेते हैं अगर आपको इतना ज़्यादा हो रहा है। बट दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। देखिए ना, मैंने कभी सुना नहीं कि नगेट्स के साथ भी सैलेड बनाई जा सकती Exactly. है ना। मतलब इस तरह से क्रिएटिव होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसी क्रिएटिव डिशेज़ और रेसिपीज़ लेकर रिदा आती रहेंगी। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आपको सीखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ लज़्ज़ते रमज़ान अस्सलाम रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर। इसके साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, आपने जाना कहीं नहीं है। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस वक्त हम ब्रेक पर थे उस वक्त कराची और उसके मज़ाफ़ात में वक्त इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा रमज़ान भी, दूसरा रोज़ा भी अपनी बरकतों, अपनी रहमतों के साथ हमने मुकम्मल कर लिया है। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं और अब हमने बात करनी है आपकी सेहत के बारे में।
क्या सेहत के बारे में आज हम बात करेंगे। मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ इसी सेगमेंट के बारे में लगी थी कल, वो ये थी कि हिकमत थी बट मेडिकल एडवाइस के साथ। तो आज भी हम उसी चीज़ में डाइव करेंगे और हमारे पास हमारे फेस दैट रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन हकीम आगा साहब मौजूद हैं। लेकिन पहले कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इनमें से सबसे पहले कल खजूर डिस्कस हुई थी, आज डिस्कस होगा शहद। एक ऐसा मीठा तोहफा है कुदरत की तरफ से कि जो सिर्फ आपको जायका ही मज़ेदार नहीं देता बल्कि सेहत के लिए भी इसके कई लाजवाब बेहतरीन किस्म के फ़वायद हैं। और शहद जो है वो कुदरती तौर पे शिफा के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। ज़ुकाम हुआ, पिछले दिनों मेरा गला ख़राब था, यहाँ ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले बहुत बुरे तरीके से मेरा ब्रीदिंग सिस्टम पूरा इम्पैक्ट हुआ था। अदरक और शहद के इस्तेमाल ने मुझे सेट किया। लेकिन हम लोग इन क्वेश्चंस के साथ अब जाते हैं टू द मैन ऑफ द आवर, हकीम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं? अल्लाह का बहुत अच्छा गुजर रहा रमज़ान? असल में रोज़े के बाद में अच्छा गुजरना नहीं, हमेशा अच्छा गुजरता है। हमेशा अच्छा गुजरता है। क्यों गुजरता है? बात यह है कि लोग 16-16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, खुश रहते हैं, वज़न कम करना है। मैं आज 15 या 15.5 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ इसलिए कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ। वाह। और उसके सिले में मुझे अल्लाह की रज़ा न मिले बल्कि अल्लाह खुद मिले। वाह वाह वाह। तो क्या कीमत है? सूरत, बहुत बहुत प्यारी बात आपने की। वो कहते हैं कि जब आप ये जो मुश्किलें हैं इनको आप उठाएंगे इस शौक के साथ कि अल्लाह ताला की कुर्बत मुझे नसीब होगी, तो डेफिनेटली आपका रोज़ा क्यों खूबसूरत नहीं होगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हनी, शहद, ये उन चंद अशिया में से एक है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, तो डेफिनेटली इसकी तो वहीं से ज़मानत मिल जाती है। लेकिन हम फिर भी चाहेंगे आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, शहद किस तरह फ़ायदा देता है। सूरह नहल में इस हवाले से इरशाद पाक है कि हमने शहद की मक्खी को वही किया कि वो पहाड़ों में, जंगलों में और घरों में अपने घर बनाए और शहद बनाए। एक बड़ी अजीब सी बात आपसे अर्ज़ करूं, दुनिया के किसी भी छत्ते को ले लीजिए, उसका जो वो 6 खाने वाला एक पैटर्न है, ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर पे नाप लीजिए, सबका साइज एक होगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी, regardless of the bee size as well, बड़ी मक्खी, छोटी मक्खी। ये तो हमारी कारोबारी बात है। हाँ जी, वाह वाह, माशाल्लाह। इतनी बड़ी बात है ये कि आप देखिए पैटर्न क्या है, पूरी दुनिया में एक है, साइज एक है। आप चाहे दुनिया की कंप्राइज स्केल से ले लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। देखिए ना, वो लोग जो सवाल करते हैं खुदा के वजूद के ऊपर, ये भी क्या काफ़ी नहीं है? ये भी सबूत क्या काफ़ी नहीं है? और फिर जब कुरान हुक्म देता है ना कि तुम लोग गौर नहीं करते, गौर करो, तुम्हें निशानियों पर निशानियां मिलती जाएंगी। बेशक। पहली बात। दूसरी बात ये कि शहद की मक्खी शहद बनाती है। कुरान करीम का हुक्म यह है कि वो मुख्तलिफ रंगों का शहद होगा। एक इसलिए वो लोग जो शहद के रंगों पे बात करते हैं, वो कुरान करीम खुद कह रहा है कि वो मुख्तलिफ रंगों का शहद है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब वो फूलों से अपना रंग कशीद करती है तो वो फूल भी मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। अब मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया असलियत का भी, मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया कि वहाँ पर जो असल शहद है वो कौन सा है, जो मुख्तलिफ रंगों के फूलों से कशीद किया गया। तो कुरान करीम हर चीज़ का स्टैंडर्ड दे रहा है। आपने फरमाया सेहत के बारे में, आपने फरमाया कि गले के लिए आपने अदरक का इस्तेमाल किया शहद के साथ। हाँ जी। एक बहुत मशहूर गुलकारा हैं, वो हमेशा ये कहती थी कि वो कनाडा में उनकी तरबियत हुई थी, तो वो कहती थी जब हम स्टेज पर जा रहे होते थे तो हमें कहा जाता था कि ये अदरक का पानी है और ये शहद है, ये इसमें डालो और फौरी तौर पर पीकर फिर स्टेज पर जाओ, गला बिल्कुल साफ। अदरक का पानी और शहद। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ शहरों में कि अक्सर बलगम का, हमें सांस के रुकने का मसला ओल्ड एज के लोगों को, तो शहद क्या 12 महीने रेगुलरली यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल कोई मसला नहीं। तो ये जो बातें बनी हुई हैं, गर्मी हो जाती है, जिगर गर्म हो जाता है, ये जो सुनने को मिलता है। देखिए, अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शुबा है कि शहद गर्म हो जाता है, वो पानी में मिला के पी लें,
तो इसकी तासीर बदल जाएगी, तासीर तब्दील हो जाएगी। तो बिल्कुल हर चीज़ की तासीर बदलती है। आप किसी भी चीज़ को न्यूट्रल कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है आप पर। मसलन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसबगोल की भूसी पानी में मिलाकर पीने से ठंडा हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। उसी शहद, उसी इसबगोल की भूसी में अगर 1 चम्मच जैतून का तेल ऐड कर दिया जाए तो दोनों मसाइल हल हो जाएंगे, तासीर तब्दील हो जाएगी, तासीर भी तब्दील हो जाएगी और उसकी इफेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे तो शहद के बारे में इतना ज़्यादा उसकी प्योरिटी और उसके जो भी असरात होते हैं इतना ज़्यादा उस पर यकीन है कि एक ऐसी चीज़ है जो एक बच्चे को, एक शीरख्वार बच्चे को दी जाती है सबसे पहली उसकी ग़ज़ा। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भी देना चाहिए, बट वो चीज़ गुट्टी जिसे कहा जाता है ना, वो किस तरह से गलत हो सकती है या उसके असरात नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? आगा साहब, ये मुझे समझ नहीं आता। देखिए, उसूली बात ये है कि जो इतराज़ात जिन लोगों ने किए हैं ना वो शहद पे नहीं किए। ओके, उसके एनालाइज कीजिए, वो शहद पे नहीं है, वो इतराज़ात बॉटलिंग पर हैं। ओके, शहद की बॉटलिंग पे था। अगर मैं बॉटलिंग पे एतराज़ करने लगूं फिर मैं पता नहीं कितनी चीज़ों पर कर लूँगा। शहद पे एतराज़ नहीं। और शहद घुट्टी के तौर पे पिलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्योंकि साबित है, लिहाजा हर मुसलमान के लिए वो एक एजाज़ की बात है। बेशक बेशक। शहद के बारे में आपसे अदरक की बात हो रही थी, तो मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की कि असला मेरे भाई का पेट ख़राब है, आप फरमाया शहद पिला दो। चले गए, फिर तशरीफ़ लाए और कहा उसका पेट ज़्यादा ख़राब हो गया, आपने फरमाया शहद पिला दो। वो फिर तीसरी बार जब आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता, जाओ शहद पिलाओ। दोबारा शहद पिलाओ। और फिर उसके बाद उसने शहद पिलाया और वो ठीक हो गए। ये बात दरअसल इस बात पे दलील कहाँ बनती है? दलील ये बनती है कि आपको सब्र के साथ अपनी उस मिकदार को पूरा करना है जो अल्लाह ने आपके लिए शिफा का वक्त मुकर्रर कर दिया है। ये जो 4 गोलियां खाकर और 4 चमचे पी करके लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। बात बुनियादी ये है कि हम अलामतों का इलाज करने के बजाय अगर रूट कॉज ऑफ द एलिमेंट का इलाज करने लगें तो हमारे बहुत सारे मसाइल खुद हल हो जाएं। किस वक्त हमें इस्तेमाल करना चाहिए शहद, और स्पेशली रमज़ान के तनाजुर में अगर हम देखें तो कौन सा वक्त बेहतरीन है शहद इस्तेमाल करने का? उसूली तौर पर सुबह नहार मुँह शहद गर्म पानी में मिला के लेमन डाल के सुबह नहार मुँह लेना हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर करता है, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बेहतर करता है। और वो लोग जो सुबह के वक्त इसका मामूल रखते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट क्योंकि अच्छा होता है, लिहाजा उनके लोअर एब्डोमेन में चिकनाई जमा नहीं होती। तो ये हम सहरी में ले सकते हैं यानी? सहरी में ले सकते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी भूख पर। भूख पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। शहद के बारे में कल हम बात कर रहे थे तो आपने फरमाया था कि जी शहद और खजूर मिला के ले सकते हैं, तो हाँ खजूर और शहद मिला कर ले सकते हैं, लेकिन उसकी मकदार 1 खजूर और 2 से 3 चमचे जो हैं वो शहद के होंगे। तो अगर उसकी मकदार को कंट्रोल कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो चुका है हमारी ट्रांसमिशन का। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए सेगमेंट्स लेकर, कुछ नए मेहमान लेकर। आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे जो कॉन्स्टेंट सेगमेंट्स हैं जो हर रोज़ हैं वो सारे मेहमान मौजूद होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छा सा अपना जितना वक्त अब दिन का रह गया वो गुजारिए। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।